नमस्कार। आज हम ऊष्मागतिकी की दुनिया में उतर रहे हैं, खास तौर पर दो बहुत ही अहम विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कार्य जिसे हम वर्क कहते हैं और ऊष्मा यानी हीट। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ नोट्स और अंश हैं और हमारा मकसद है इन्हें खंगाल कर ये समझना कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो या एक इंजन, अपने आसपास के माहौल यानी परिवेश के साथ ऊर्जा का लेन देन कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक परिभाषाओं की बात नहीं है। कार्य और ऊष्मा ये वो तरीके हैं जिनसे ऊर्जा अपना रूप बदलती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इन्हें समझना भौतिकी और रसायन विज्ञान की कई शाखाओं के लिए, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। ये ऊर्जा के प्रवाह की भाषा सीखने जैसा है ना? सही कहा। तो चलिए शुरुआत कार्य यानी वर्क से करते हैं। आमतौर पर हम कार्य को बल गुणा दूरी समझते हैं, लेकिन ऊष्मागतिकी में इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। यहाँ अक्सर हम जिस कार्य की बात करते हैं वो है दाब आयतन कार्य या पीवी वर्क। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखिए ऊष्मागतिकी अक्सर गैसों से जुड़े सिस्टम से डील करती है। कल्पना कीजिए एक सिलेंडर में बंद गैस की, जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा है। अच्छा। अब जब ये गैस फैलती है या सिकुड़ती है, तो ये पिस्टन को हिलाती है। हाँ। ये हलचल बाहरी दबाव के विरुद्ध होती है और इसी प्रक्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिसे हम पीवी कार्य कहते हैं। मतलब गैसों के लिए ऊर्जा विनिमय का ये एक बहुत आम तरीका है। अच्छा, तो ये गैस का फैलना और सिकुड़ना, ये दो मुख्य स्थितियां हुई। फैलने वाले कार्य यानी एक्सपेंशन वर्क से शुरू करते हैं। जब गैस फैलती है तो वो पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलती है ना? एकदम सही। गैस बाहरी दबाव के विरुद्ध काम करती है, जैसे किसी वजन को उठाना। इस प्रक्रिया में सिस्टम यानी हमारी गैस अपने परिवेश पर काम कर रही है। हम्म। और क्योंकि काम करने में ऊर्जा लगती है, तो सिस्टम की अपनी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। वो ऊर्जा कार्य के रूप में परिवेश में चली जाती है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, सोचिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन के बारे में। जब ये तरल से पानी और ऑक्सीजन गैस में बदलता है। अच्छा, वो 2H2O2L 2H2OL प्लस O2G वाला रिएक्शन। हाँ, वही। तो बनने वाली ऑक्सीजन गैस जगह घेरती है, फैलती है। अगर ये एक पिस्टन वाले सिलेंडर में हो रहा है, तो वो गैस पिस्टन को ऊपर धकेलेगी। यहाँ सिस्टम मतलब H2O2 का अपघटन परिवेश पर काम कर रहा है। ये दिलचस्प है। सिस्टम अपनी ऊर्जा खर्च करके बाहर काम कर रहा है और इसका उल्टा संपीड़न कार्य यानी कंप्रेशन वर्क। हाँ, इसमें सिस्टम का आयतन घटता है। ऐसा तब हो सकता है जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में गैसें इस्तेमाल हो जाए या जब बाहरी दबाव गैस को दबा दे। जैसे? उदाहरण के लिए, जब अमोनिया गैस NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl मिलकर अमोनियम क्लोराइड ठोस NH4Cls बनाती हैं। NH3G प्लस HClG रिएक्शन NH4Cls वाली प्रतिक्रिया। हाँ, इसमें तो गैस गायब हो रही है। बिल्कुल। गैस के अणु ठोस में बदल जाते हैं, जिससे गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है। अगर पिस्टन लगा है तो वो नीचे आएगा। इस स्थिति में बाहरी परिवेश सिस्टम पर काम कर रहा है, उसे दबा रहा है। इससे सिस्टम की ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि उस पर बाहर से काम किया गया है। ठीक है, तो ये फैलना और सिकुड़ना समझ आया। अब आपने पीवी कार्य का जिक्र किया, इसे गणितीय रूप में कैसे देखते हैं? क्या कोई सरल तरीका इसे समझने का? पिछली बार हमने इसकी काफी विस्तृत व्युत्पत्ति देखी थी। हाँ, उसे थोड़ा सरल कर सकते हैं। देखिए, मूल विचार ये है कि कार्य बराबर बल गुणा दूरी। ठीक है। पिस्टन पर लगने वाला बाहरी दबाव Px और पिस्टन के क्षेत्रफल A का गुणनफल होता है। मतलब बल बराबर दबाव गुणा क्षेत्रफल। लेकिन ये बल सिस्टम को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम दिशा को ध्यान में रखते हुए इसे अक्सर माइनस Px गुणा A लिखते हैं। ओके, माइनस साइन के साथ। हाँ, और जब पिस्टन d दूरी तक खिसकता है तो आयतन में बदलाव डेल्टा V होता है, जो A गुणा D के बराबर है। इन सब को मिलाकर स्थिर बाहरी दबाव के विरुद्ध किए गए कार्य W का सूत्र बनता है। W इज इक्वल टू माइनस Px डेल्टा V। यहाँ डेल्टा V अंतिम आयतन V2 माइनस प्रारंभिक आयतन V1 है। मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू V2 V1। ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ क्या दर्शा रहा है?
इसका क्या मतलब है? अरे ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि कार्य सिस्टम के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अच्छा, सिस्टम के नजरिए से। हाँ, अगर गैस फैलती है, मतलब V2 बड़ा है V1 से, तो डेल्टा V धनात्मक होगा और W ऋणात्मक होगा। तो W नेगेटिव मतलब सिस्टम ने काम किया। बिल्कुल, सिस्टम ने काम किया, ऊर्जा खोई। और अगर गैस सिकुड़ती है, V2 छोटा है V1 से, तो डेल्टा V ऋणात्मक होगा। तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। हाँ, तो W धनात्मक होगा, मतलब सिस्टम पर काम हुआ, उसने ऊर्जा प्राप्त की। ये चिन्ह हमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताता है, सिस्टम से बाहर या सिस्टम के अंदर। समझ गया। तो W बराबर माइनस PX डेल्टा V एक तरह से चाबी है PV कार्य को समझने की। लेकिन एक शब्द और सुनने में आता है, मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपेंशन। ये क्या चीज है? हाँ, मुक्त प्रसार एक खास स्थिति है। यह तब होता है जब गैस ऐसी जगह फैलती है जहां कोई रोकने वाला बाहरी दबाव ही ना हो, मतलब PX बराबर 0। जैसे कि वैक्यूम में। बिल्कुल, जैसे कि निर्वात में। सोचिए, एक गैस कंटेनर को आपने खाली कंटेनर से जोड़ दिया। गैस तेजी से खाली जगह में फैल जाएगी। तो इसमें कार्य कितना होगा? अगर हमारा सूत्र W = -PX डेल्टा V है और PX 0 है, तो कार्य 0 होगा। W बराबर 0 है? गैस फैल रही है, आयतन बदल रहा है, पर काम 0? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसे किसी बाहरी दबाव के विरुद्ध धक्का नहीं लगाना पड़ रहा। ऊष्मागतिकी के नजरिए से कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार में, लेकिन यह परिभाषा के अनुसार सही है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्रसार हो रहा है पर कार्य 0 है। अब एक और सवाल, क्या किसी सिस्टम से मिलने वाला कार्य हमेशा मतलब फिक्स होता है या हम उसे बदल सकते हैं? अधिकतम कार्य, मैक्सिमम वर्क की क्या अवधारणा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं। कार्य निश्चित नहीं होता। सिस्टम कितना कार्य करेगा, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि बाहरी विरोधी दबाव पेक्स कितना है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर बाहरी दबाव गैस के अंदरूनी दबाव के लगभग बराबर है, तो गैस को फैलने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, है ना? तो उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब हम प्रक्रिया को करने के तरीके से कार्य की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस का विचार आता है। अधिकतम कार्य तब मिलता है जब प्रक्रिया ऊष्मागतिकी रूप से उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय, ये कैसा प्रोसेस है? ये एक आदर्श मतलब काल्पनिक प्रक्रिया है जो इतनी धीमी गति से होती है कि सिस्टम हर पल अपने परिवेश के साथ लगभग संतुलन इक्विलिब्रियम में रहता है। इसमें गैस का आंतरिक दबाव बाहरी दबाव से बस जरा सा, बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिससे प्रसार होता है। ये असल दुनिया में तो संभव नहीं लगता, बहुत धीमा। सही कहा, ये एक आदर्श स्थिति है। असल प्रक्रियाएं हमेशा अनुत्क्रमणीय होती हैं। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रिया हमें ये बताती है कि सैद्धांतिक रूप से मतलब थियोरेटिकली किसी दिए गए परिवर्तन से अधिकतम कितना कार्य प्राप्त किया जा सकता है। ये एक तरह की ऊपरी सीमा या बेंचमार्क है। ओके, एक लिमिट सेट करता है ये। और इस अधिकतम कार्य के लिए कोई सूत्र है? हाँ, N मोल आदर्श गैस के लिए अगर प्रसार स्थिर तापमान आइसोथर्मल पर और उत्क्रमणीय रूप से होता है, तो अधिकतम कार्य Wmax का सूत्र है Wmax = -2.303 nRT log 10 V2 V1। अच्छा, इसमें R गैस स्थिरांक है, T तापमान। हाँ, T केल्विन में तापमान है और V1 V2 प्रारंभिक और अंतिम आयतन है। और चूंकि स्थिर तापमान पर आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम लगता है P1 V1 = P2 V2, तो क्या इसे दबाव के पदों में भी लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आयतन के अनुपात V2/V1 को दबाव के उल्टे अनुपात P1/P2 से बदला जा सकता है। तो सूत्र यह भी बन जाता है Wmax = -2.303 nRT log 10 P1/P2। ये हमें गणना करने में सुविधा देता है अगर हमें आयतन के बजाय दबाव पता हो। ठीक है, तो कार्य के बारे में हमने काफी कुछ समझा। पीवी कार्य, फैलना, सिकुड़ना, शून्य कार्य वाला मुक्त प्रसार और अधिकतम कार्य की आदर्श स्थिति। अब ऊर्जा के आदान प्रदान के दूसरे तरीके पर आते हैं, ऊष्मा, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। हाँ, ऊष्मा, ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है जो सिस्टम और परिवेश के बीच स्थानांतरित होता है। लेकिन यह स्थानांतरण कार्य से अलग है। ऊष्मा का प्रवाह केवल तब होता है जब सिस्टम और परिवेश के तापमान में अंतर हो। यानी तापमान का अंतर ही ऊष्मा के प्रवाह का कारण है। अगर तापमान बराबर है तो ऊष्मा नहीं बहेगी। बिल्कुल।
ऊर्जा हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा के रूप में बहती है। अगर सिस्टम परिवेश से ज्यादा गर्म है तो ऊष्मा सिस्टम से बाहर निकलेगी। अगर परिवेश ज्यादा गर्म है तो ऊष्मा सिस्टम में प्रवेश करेगी। और ये कब तक चलेगा? यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए, जिसे हम तापीय साम्यावस्था कहते हैं। क्या ऊष्मा प्रवाह का कोई उदाहरण दे सकती हैं जो इसे और स्पष्ट करे? जरूर। सोचिए आपने गर्म चाय का कप कमरे में रख दिया। कप सिस्टम कमरे परिवेश से ज्यादा गर्म है। हाँ। इसलिए ऊष्मा कप से निकलकर हवा में जाएगी और कप धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा जब तक कि उसका तापमान कमरे का तापमान के बराबर न हो जाए। ठीक है। या इसका उल्टा, फ्रिज से निकाला ठंडा पानी का गिलास कमरे में गर्म होने लगता है क्योंकि अब परिवेश कमरा गिलास सिस्टम से ज्यादा गर्म है और ऊष्मा कमरे से गिलास में जा रही है। यही ऊष्मा का स्थानांतरण है। अच्छा उदाहरण है। अब हमने कार्य और ऊष्मा Q दोनों की बात की। इनके मानों के साथ लगने वाले चिन्ह प्लस या माइनस बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। ये चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन कैसे काम करती है? हाँ, ये परिपाटी ऊष्मागतिकी में बहुत मानक है और इसे सिस्टम के नजरिए से परिभाषित किया गया है। ये याद रखना जरूरी है। प्लस Q मतलब ऊष्मा परिवेश से सिस्टम में आ रही है। सिस्टम ऊष्मा सोख रहा है। Q धनात्मक होता है, प्लस होता है। सिस्टम की ऊर्जा बढ़ रही है। ओके। प्लस Q माने सिस्टम को मिली ऊष्मा। हाँ, और माइनस Q मतलब ऊष्मा सिस्टम से परिवेश में जा रही है। सिस्टम ऊष्मा छोड़ रहा है। Q ऋणात्मक माइनस होता है। सिस्टम की ऊर्जा घट रही है। ठीक है। और कार्य W के लिए वैसे ही? कार्य के लिए भी सिस्टम का ही नजरिया है। प्लस W मतलब परिवेश सिस्टम पर कार्य कर रहा है, जैसे गैस का संपीड़न। W धनात्मक होता है, प्लस होता है। सिस्टम पर काम हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ी। अच्छा, प्लस W मतलब सिस्टम पर काम हुआ। हाँ, और W मतलब सिस्टम परिवेश पर कार्य कर रहा है, जैसे गैस का विस्तार। W ऋणात्मक होता है। सिस्टम ने काम किया, उसकी ऊर्जा घटी। तो मूल मंत्र ये है, अगर ऊर्जा ऊष्मा या कार्य के रूप में सिस्टम के अंदर आ रही है तो चिन्ह धनात्मक प्लस, और अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो ऋणात्मक माइनस। ये स्पष्ट है। हाँ, ये कन्वेंशन समझने के बाद ऊर्जा परिवर्तनों का हिसाब रखना आसान हो जाता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जिसका जिक्र हमारे नोट्स में है, ऊष्मा Q और कार्य W दोनों पथ फलन पाथ फंक्शंस हैं। इसका ठीक क्या मतलब है और ये क्यों मायने रखता है? ये एक गहरा विचार है। दरअसल पथफलन होने का मतलब है कि Q और W का मान सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सिस्टम किस प्रारंभिक अवस्था से किस अंतिम अवस्था तक गया। मतलब स्टेट A से स्टेट B तक? हाँ, सिर्फ A और B पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस रास्ते से गया। जैसे हमने पहले A से B जाने वाले उदाहरण की बात की थी, सीधी सड़क या घुमावदार रास्ता। हाँ, वही बात। देखिए, विस्थापन तो A से B तक का सीधा अंतर है, वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता। उसे हम अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन तय की गई दूरी डिस्टेंस रास्ते पर निर्भर करती है, वो पथ फलन है। ऊष्मा और कार्य भी दूरी की तरह है, वो रास्ते पर निर्भर करते हैं। एक उदाहरण से समझाएंगी? हाँ, सोचिए आपको एक गैस को आयतन V1 से V2 तक फैलाना है। आप ये काम तेजी से कर सकते हैं, मतलब अनुत्क्रमणीय तरीके से, इररिवर्सिबल। हाँ, या बहुत धीरे धीरे लगभग उत्क्रमणीय तरीके से। दोनों तरीकों से आप V1 से V2 तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले तरीके में किया गया कार्य W दूसरे तरीके में किए गए अधिकतम कार्य W मैक्स से कम होगा। अच्छा। इसी तरह प्रक्रिया के दौरान आदान प्रदान हुई ऊष्मा Q भी रास्ते पर निर्भर करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया को करने का तरीका सीधे सीधे प्रभावित करता है कि कितना काम मिलेगा या कितनी ऊष्मा लगेगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, आकर्षक बनाती है। अवस्था फलन जैसे कि आंतरिक ऊर्जा या एंथैल्पी, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, रास्ते पर नहीं। लेकिन कार्य और ऊष्मा रास्ते पर निर्भर करते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है जब हम वास्तविक दुनिया की प्रक्रियाओं जैसे इंजन या रासायनिक संयंत्रों की दक्षता मतलब एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं। आप प्रक्रिया को कैसे डिजाइन करते हैं, ये तय करेगा कि आप कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे या प्राप्त करेंगे। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि कार्य W
और ऊष्मा Q दो मुख्य तरीके हैं जिनसे कोई सिस्टम अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। ठीक है। कार्य अक्सर दाब आयतन परिवर्तन से जुड़ा होता है और इसकी मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि प्रक्रिया कैसे की जाती है, मुक्त प्रसार में 0 से लेकर उत्क्रमणीय प्रक्रिया में अधिकतम तक। और ऊष्मा? ऊष्मा का प्रवाह तापमान के अंतर के कारण होता है। और हमने ये भी समझा कि चिन्ह परिपाटी प्लस माइनस हमेशा सिस्टम के दृष्टिकोण से ऊर्जा के अंदर आने या बाहर जाने को दर्शाती है। और सबसे जरूरी बात, W और Q दोनों पथ फलन हैं। हाँ, इनका मान सिर्फ शुरुआत और अंत पर नहीं बल्कि पूरे रास्ते पर निर्भर करता है। हाँ, ये अंतिम बिंदु शायद सबसे गहरा है। ये हमें बताता है कि ऊर्जा का प्रबंधन सिर्फ कुल मात्रा का खेल नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के डिजाइन का भी खेल है। तो ये सब जानने से हमें क्या हासिल होता है? मतलब इसका क्या फायदा? अरे, ये हमें ऊर्जा परिवर्तन, चाहे वो कार के इंजन में हो, पावर प्लांट में हो या हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में हो, उन्हें ज्यादा बारीकी से समझने और शायद बेहतर बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जानते हुए कि कार्य और ऊष्मा पथ फलन है, हम वास्तविक दुनिया की प्रक्रियाओं को डिजाइन करते समय ऊर्जा दक्षता को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या किसी खास रास्ते, मतलब प्रक्रिया के तरीके को चुनकर हम समान परिणाम पाने के लिए लगने वाली ऊर्जा को कम कर सकते हैं या मिलने वाले उपयोगी कार्य को बढ़ा सकते हैं? ऊष्मागतिकी का व्यवहारिक महत्व इसी सवाल के जवाब खोजने में निहित है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु।